नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इंडिया फटाफट 100 में। रुक करते हैं खबरों का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना सांकेतिक विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। दरअसल डॉक्टरों पर हो रहे हमले के विरोध में आईएमए ने आज रात 9 बजे सांकेतिक प्रदर्शन और कल काला दिवस मनाने का फैसला किया था। इस बीच अमित शाह ने डॉक्टर्स को सुरक्षा का भरोसा दिया है। अमित शाह ने कहा कि हमारे डॉक्टर्स की अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा और प्रतिष्ठा में समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। हर समय उनके लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैंने डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि मोदी सरकार उनकी हिफाजत के लिए प्रतिबद्ध है और उनसे प्रस्तावित विरोध पर पुनर्विचार करने की अपील की है। सांकेतिक प्रदर्शन को वापस लेते हुए आईएमए ने कहा कि आज हमारे गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों से बातचीत हुई है। खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह से पूरे मामले को समझते रहे हैं और चिंतित हैं। भारत सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का वादा किया है। हम सरकार पर भरोसा है, इसलिए प्रदर्शन वापस ले रहे हैं। कोरोना कर्तव्यों में लगे कुछ डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ पर हमले के खिलाफ में आईएमए के विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहा था। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार, पिटाई और घरों में प्रवेश से इनकार करने की खबरें आई थी, जिससे देश के सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ नाराज हैं। रैपिड टेस्टिंग पर उठते सवालों के बीच में आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक रमन आर गंगाखेडकर ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमण पर निगरानी के लिए राज्यों को दी गई रैपिड टेस्टिंग किट का अगले 2 दिनों तक इस्तेमाल नहीं करने का सुझाव दिया गया है। देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार जा चुकी है। इनमें एक्टिव केसों की तादाद 15,474 है, जबकि कोरोना के देश में अब तक 640 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,870 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर करीब 50 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। यहां पर अब तक 5,218 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 251 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 722 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए गुजरात दूसरे नंबर पर जा चुका है। यहां पर अब तक 2,178 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 90 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में कोविड-19 के 75 नए मामले सामने आए हैं। इससे दिल्ली में इस वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या 2,000 के पार जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण से 47 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ में 1,800 के करीब ये ग्राफ पहुंचा है। तो आज 64 नए मरीज सामने आए हैं। 2 दिन में अजमेर कोरोना का बड़ा हॉट स्पॉट बनकर उभरा है। राजस्थान में कोरोना से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में लगातार नए मामले सामने आने से चिंता बढ़ती जा रही है। आगरा, लखनऊ, नोएडा, कानपुर नगर और इसी के साथ में मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर में रोजाना नए केस सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या 1,200 के पार जा चुकी है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमण के 67 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रदेश में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 1552 हो चुके हैं, जबकि इंदौर में संक्रमण के मामलों में सोमवार से 897 से बढ़कर 915 हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना वायरस को मात दे चुके 148 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब 131 जा पहुंचे हैं। पटना में 5 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक मोतिहारी और एक नालंदा से जुड़ा है। 3 मरीज पटना शहर के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें से 3 पटना के ही और खाजपुरा इलाके के रहने वाले हैं। झारखंड में अब तक कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 45 पर जा चुकी है। झारखंड में 4 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। रांची, बोकारो, हजारीबाग के साथ साथ देवघर में भी एक मरीज मिला है। झारखंड में कोरोना वायरस से तीसरी मौत हुई है, जिसके बाद में आपको ये भी बता दें कि अब एक बार फिर से चिंता वाली स्थिति बन चुकी है। आपको ये भी बताते चले कि देश में लगातार कोरोना वायरस जो है उसका आतंक जारी है। यही वजह है कि लगातार अब कोरोना वायरस को लेकर हिमाचल प्रदेश के लगातार तीसरा दिन भी सुखद रहा। बीते 72 घंटों में सूबे में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है।
पंजाब में महामारी के मामले बढ़कर 245 हो चुके हैं। पंजाब में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में मरीजों की संख्या 380 हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमण से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 81 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रही है। कोरोना से मरने वालों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। इस वायरस से अब तक 1,77,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 25,57,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 6,90,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में पहले नंबर पर आता है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 7,92,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं पिछले 24 से 48,123 नए केस सामने आए हैं और मरने वालों का जो आंकड़ा है उसमें कमी आई है और यह आंकड़ा 2,700 के करीब है। वहीं अब तक अमेरिका में कुल मरने वालों की संख्या 42,000 के पार जा चुकी है। रूस में पिछले 24 घंटे में करीब 5,000 मामले सामने आए हैं, जिसके कारण संक्रमितों की संख्या 52,000 के पार जा पहुंची है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 78 क्षेत्रों में कोरोना वायरस के 5,642 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 45.5% सक्रिय रूप से पाए गए हैं, जिनमें लक्षण नहीं दिखाई रहे हैं। रूस के 85 क्षेत्रों में से अभी तक 52,763 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17,337 हो चुकी है। ब्रिटेन में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी करके जानकारी दी है और बताया है कि 24 घंटे में 828 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अस्पतालों में मरने वालों की संख्या है और इसमें देखभाल में गृहों में मरने वालों के आंकड़े शामिल नहीं हैं और इसी के साथ में 4,301 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 1,29,000 हो चुके हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस से 531 और लोगों के मरने की खबर है। हालांकि अस्पताल में गहन चिकित्सक कक्षों के मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 387 की ओर नर्सिंग होम में 144 लोगों की मौत हुई है, जिससे महामारी के कारण मरने वालों की कुल संख्या 20,796 हो चुकी है। स्पेन में कोरोना वायरस से रोजाना होने वाली मौत की संख्या में लगातार कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 430 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक स्पेन में इस महामारी से 21,282 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान ने कोरोना वायरस से 88 और लोगों की मौत होने की घोषणा की है। देश में कहा गया है कि इस महामारी फैलने के कारण वो 1,000 से अधिक विदेशी कैदियों को रिहा कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता कियानोश जहांपोर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 88 लोगों की मौत हुई है। साथ में देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5,297 हो चुकी है। नेपाल के पूर्वी उदयपुर जिले में 9 लोगों की कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 40 तक पहुंच चुकी है। 9 मामले उदयपुर से हैं, जहां पर हाल ही में 11 भारतीयों और नेपाल के 2 नागरिकों की कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अनुरोध किया है कि वो कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों के लिए आईसीएमआर के सभी प्रोटोकॉल का पालन करें। फडणवीस ने कहा कि कुछ अस्पतालों में इसका पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कुछ अस्पतालों में ऐसे संदिग्ध मामले आ रहे हैं, लेकिन उनका जांच नहीं की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 जून से 5 जून के बीच होगी। 5 जून को ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का नतीजा आएगा और क्रेडिट पॉलिसी के जरिए आरबीआई बताएगा कि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव किया जाएगा या नहीं। आपको बताएं कि बीते रोज ही रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का कैलेंडर जारी किया है, जिसके तहत इस वित्त वर्ष की पहली बैठक 3 जून से 5 जून के बीच होगी। दरअसल पहले इस वित्त वर्ष की पहली बैठक अप्रैल में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण जारी संकट और लॉकडाउन से बनी स्थितियों के कारण आरबीआई ने 24 से 27 मार्च के दौरान अपनी एमपीसी की बैठक की है। इससे पहले एमपीसी की बैठक में 24 से 27 मार्च के दौरान हुई थी और इसमें आरबीआई ने रेपो रेट को 0.75% घटाया था। रेपो रेट में कटौती करके इस 5.15% से कम करके 4.40% कर दिया गया था। वहीं रिजर्व रेपो रेट को भी 0.90% से घटाकर 4.9% से 4% पर लाया गया था।
इस वित्त वर्ष में एमपीसी की 5 बैठक होंगी और ये आरबीआई गवर्नर की अगुवाई में संपन्न की जाएंगी। पहली बैठक 3-5 जून और इसी के साथ से 4 से 6 अगस्त तीसरी बैठक और 29 सितंबर से 1 अक्टूबर चौथी बैठक, 2 से 4 दिसंबर और बैठक होगी। इसी के साथ में 3 से 5 फरवरी 2021 को संपन्न होगा। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के मुताबिक एमपीसी के किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होना जरूरी है। गन्ना खरीद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब राज्य में जहां पर गन्ने की न्यूनतम खरीद की कीमत तय कर सकते हैं, अगर ये केंद्र की तरफ से तय कीमत से ज्यादा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 2005 में दाखिल वेस्ट उत्तर प्रदेश में शुगर मिल्स एसोसिएशन की याचिका पर फैसला आया है। मिल मालिकों का कहना था कि कीमत तय करने का हक सिर्फ केंद्र को है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार गन्ना का उचित एवं लाभकारी मूल्य तय करती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में मिल एफआरपी देती है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में प्रदेश सरकार राज्य समर्थित मूल्य तय करती है और इसी के साथ में एसएपी अमूमन एफआरपी को अधिक होती है। इस वजह से वेस्ट उत्तर प्रदेश में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने 2005 में याचिका दाखिल की थी और कहा था कि कीमत तय करने का अधिकार केंद्र को है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हर राज्य अपने यहां गन्ने की न्यूनतम खरीद तय कीमत कैसे कर सकता है। कल की भारी गिरावट के बाद शेयर बाजार में हरियाली नजर आ रही है। घरेलू शेयर बाजार में हल्की तेजी के साथ खुला है। सेंसेक्स में कल 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ में कारोबार बंद हुआ था, लेकिन आज सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखी गई। निफ्टी ने प्री ओपन ट्रेड में 9000 के ऊपर के स्तर देखने को मिले हैं। आज बाजार बढ़त के हर निशान में खुला और शुरुआती 5 मिनट में ही इसने हर निशान से लाल निशान में आने की झलक भी दिखाई दी थी। हालांकि इसके बाद बाजार संभला और सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 119.23 अंक यानी कि 0.39% की तेजी के साथ में 30,755.94 पर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा एनएसआई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 35.90 अंक यानी कि 0.40% की बढ़त के साथ में 9017 यानी कि 9017.35 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी आज 9026 पर खुला और खुलते ही इसने 9030 का ऊपरी स्तर भी छुआ था। फेसबुक ने मुकेश अंबानी के स्वाभिमानित्व वाली रिलायंस की जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। इसके लिए फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए चुकाए हैं। इस हिस्सेदारी के तहत फेसबुक रिलायंस जियो में सबसे बड़ा मॉनिटरी शेयर होल्डर हो चुका है। इस डील के लिहाज से देखें तो रिलायंस की जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है और फेसबुक और रिलायंस की इस डील में फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में सबसे बड़ा मॉनिटरी शेयर होल्डर हो चुका है। फेसबुक के साथ इस साल जारी पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जब हमने 2016 में जियो को लॉन्च किया था तब हम भारत का डिजिटल सर्वोदय के सपने को लेकर चले थे। हमारा मकसद था कि हर भारतीय की जिंदगी बेहतर हो सके और भारतीय को दुनिया के अग्रणी डिजिटल समाज के तौर पर देखा जाए। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो और फेसबुक के बीच में सामाजिक और से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का मिशन पूरा करने में सहायता मिलेगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि कोरोना के बाद के युग में भारत कम से कम समय में आर्थिक रिकवरी कर लेगा। फेसबुक और रिलायंस की ये साझेदारी इस दिशा में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगी। एचडीएफसी बैंक ने होम लोन के रेट में कटौती करने का फैसला किया है। इसके साथ ही होम लोन सस्ते हो जाएंगे। एचडीएफसी लिमिटेड ने अपने हाउसिंग लोन के रिटेल प्राइस लेंडिंग रेट में कटौती का ऐलान किया है। इसमें 0.15% की कटौती की गई है और ये घटी हुई दरें लागू हो चुकी हैं। एचडीएफसी लिमिटेड के हाउसिंग लोन की दरों में कटौती करने के बाद में नई दरें 7.85% से 8.15% के बीच होंगी और ये सैलरीड क्लास के लिए होगी और ये कटौती के बाद में इसकी होम लोन की मांग तेजी होने की उम्मीद की जा रही है। इन घटी हुई दरों पर फायदा रिटेल होम लोन्स वालों को ग्राहकों को मिलेगा और पुराने ग्राहक भी इन कम ब्याज वाली दरों का फायदा ले सकते हैं। सैलरीड क्लास को भी इन नई दरों को वहां पर इनका फायदा मिलेगा।
इससे पहले एचडीएफसी बैंक ने भी अपने अप्रैल की शुरुआत में ब्याज दरों घटाई थी और इनमें 0.30% की कटौती की गई थी। बैंक एक दिन की लोन का मार्जिन इसी के साथ में कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट की घटाकर 7.60% की कटौती कर दी गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के वित्त वर्ष 2019-20 में लागू करने में रोहतक जिला पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर रहा। रोहतक का इस योजना के तहत स्कोर 98.91% रहा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस अति महत्वपूर्ण योजना का अपडेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों से हासिल किया। आपको बता दें कि मनरेगा का रोजगार गारंटी योजना, जिसे 2 अक्टूबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था, इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच बिना किसी भेदभाव के रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना के हरियाणा पूरे देश में ऐसा राज्य है जो मजदूरों को एक निश्चित काम करने के एवज में सबसे अधिक 309 रुपए उपलब्ध कराता है। केंद्र सरकार ने वर्तमान में योजना के तहत 5 पैरामीटर तय किए हैं और इतने ही आधारों पर अब हरियाणा नंबर 1 पर है। चरखी दादरी में लॉकडाउन के दूसरे चरण में लोगों को घरों से बाहर न निकलने के लिए लगातार अपील की जा रही है, लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं इस बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार बाहर घूम रहे हैं। तो वहीं ऐसे लोगों पर चरखी दादरी में डीएसपी शिवशेर सिंह ने बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की है और उनके चालान भी काटे हैं। इस दौरान डीएसपी शमशेर सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लगातार हर जगह लॉकडाउन के चलते सख्ती की जा रही है। इसी के चलते लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। वहीं डीएसपी ने लॉकडाउन के ढील देने के आदेश को भी वापस ले लिया है। उस पर उन्होंने कहा कि सरकार जो भी आदेश देगी उसका पालन किया जाएगा। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते सरकार ने नागल चौधरी के अलावा तोलंडा और निजामपुर में अस्थायी मंडी तैयार की है, लेकिन इन सबके बीच में लगातार कालाबाजारी की खबरें सामने आई हैं और इसी के सीट में आपने बताया कि भारी मात्रा में राजस्थान से सब्जी खरीदकर हरियाणा में सरकार को महंगे दाम में बेचने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान बाजार को बंद करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर जमकर पत्थर बरसाए और इस दौरान एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की बाजार खोलने की छूट है, उसके बाद भी बाजार खुला था। लेकिन जब बाजार को बंद कराने के लिए पुलिस पहुंची तो यहां पर कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद में दोनों तरफ से पथराव देखने को मिला। कोरोना वायरस की महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। वहीं कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर ने गरीबों को मदद करने का हाथ बढ़ाया है। जब से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लागू हुआ है तब से वो लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि जिन लोगों को राशन की जरूरत होती है वो वहां तक पहुंचते हैं और उनको राशन पहुंचाते हैं। बदायूं में बीजेपी सांसद डॉक्टर संघमित्रा की ओर से भी राहत सामग्री लगातार बांटी जा रही है। बदायूं पहुंचे सांसद ने वहां पर लोगों को, जो जरूरी लोग थे जो लगातार इस तरह की जरूरतमंद चीजों को लेकर भटक रहे थे, उनको जरूरी सामान सौंपा गया है। इस दौरान सांसद ने साथ में लोगों से यह भी अपील की है कि वो लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहें। इस वक्त पूरे देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है। हर सब जहां पुलिस, जनप्रतिनिधि, यहां तक कि आम आदमी भी अपने अपने तरीके से जरूरतमंदों की सहायता करने में लगे हैं। वहीं चंदौली में मुगलसराय विधायक साधना सिंह ने भी पुलिस कर्मियों को उनको सम्मानित किया है। विधायक साधना सिंह ने कहा कि इस महामारी में डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, पत्रकार आदि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आपको सेवा में सदैव तत्पर, ये स्लोगन देखने को मिलता है, लेकिन एक शर्मसार करने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक युवक ने पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि पुलिस ने उसको रोका और वो किसी जरूरी सामान के लिए, यानी कि वो ब्लड बैंक जा रहा था। युवक का आरोप है कि वो ब्लड बैंक जा रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने उसको रोक लिया और उसकी गाड़ी को सीज कर दिया। युवक का आरोप है कि इस दौरान उसने लगातार पुलिस के सामने मेडिकल के दस्तावेज भी दिखाए, बावजूद इसके पुलिस ने नहीं सुनी। झांसी में कोटेदार द्वारा राशन कम तोलने का विरोध लगातार युवक को भारी पड़ गया। यहां पर युवक की लगातार मारपीट की गई।
आपको बता दें कि इसके बाद भी पीड़ित युवक वीडियो बना रहा था, जिसके बाद कोटेदार ने मोबाइल तोड़ दिया और उसके साथ मारपीट की। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से कोटेदार युवक की मारपीट के जरिए पिटाई कर रहा है। लॉकडाउन में पुलिस दिन रात जनता की सेवा कर रही है। वहीं पीलीभीत में लॉकडाउन की कुछ अच्छी तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां पर पुलिसकर्मियों ने कुछ मंदबुद्धियों को वहां पर उनको नहलाया, खाना खिलाया और उसके बाद नए कपड़े भी पहनाए। पूरनपुर चौराहे पर काफी समय से यहां पर ये मंदबुद्धि रहा करते थे, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। पूरा मामला पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र का है, जहां पर थाना इंचार्ज ने ये कदम उठाया, जिसके बाद चारों तरफ उनकी तारीफ की जा रही है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी के दौर में इस तरफ सरकारी को घर पे बैठे हैं, सरकार सभी को घर पर बैठने की सहूलियत दे रही है, तो वहीं औरैया में खुलेआम कोटेदार द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोटेदार पर न सिर्फ सरकारी आदेशों की ताक पर रखते हुए घटतोली का आरोप लगाया, वहीं खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए देखा जा रहा है। इस मामले में शिकायत के बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ग्रामीणों में रोष है। इस मामले में जिला पूर्ति विभाग ने फिलहाल जांच करने की बात कही और उसके बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। झांसी में केशवपुरा खेत में कटाई के दौरान कंबाइन ऊपर से एक तार में टकरा गई, जिसके बाद खेत में आग लग गया। पल भर में पूरा खेत जलकर राख हो गया। मामला सिपारी बाजार थाना क्षेत्र का है और इससे पहले कंबाइन में करंट प्रभावित हुआ और उसके बाद खेत में आग लग गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती तब तक काफी नुकसान हो चुका था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागौर ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की योजना के तहत में जानकारी दी है। वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया और वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर तमाम सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन किया जा रहा है। इस दौरान वहां पर अब जनपद पंचायत के कई आला अधिकारी मौजूद रहे और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन किया गया। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के नए लुक की चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर की जा रही है। नए लुक में पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव गंजे दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन में कपिल देव की लगातार सोशल मीडिया पर लोग अपनी बात कर रहे हैं। तो वहीं बॉलीवुड नेता अभिनेता अनुपम खेर ने भी कपिल देव के इस नए लुक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके चलते सभी गतिविधियां रुकी हुई है, इसके चलते सभी लोग अपने घर पर बोरियत महसूस कर रहे हैं। अब इस बोरियत को कम करने के लिए लगातार जो लोग हैं वो अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि लॉकडाउन में सभी को घर में बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वैसे में कई लोगों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। ऐसे में जरीन खान ने बताया कि 25 मार्च से पहले ही अघोषित लॉकडाउन लगा दिया गया था और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई थी। अपने वर्क फ्रंट के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि अप्रैल से कई प्रोजेक्ट शुरू होने वाले थे, लेकिन अब सब उनके वो धुंधले नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर जरीन ने बताया कि वो घर के काम कर रही हैं और अपना समय काट रही हैं। इंडिया फटाफट 100 में बिल्कुल इतना ही। देखते रहो ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।